हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हो गए, तो ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में बुक्स मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 5 देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 4, जहां पर क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, है ना। तो आपको जैसा पता होगा कि डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना जाए, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान देना। At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree? ठीक है, refracting angle 60 degree, so that it just suffers total internal reflection at the other face. The refractive index of the material of prism is 1.524. ठीक है, वो बोल रहा है किस एंगल पे रे ऑफ लाइट प्रिज्म को हिट करे ताकि दूसरे सरफेस से जस्ट TIR हो जाए, है कि नहीं। इसका मतलब कितने एंगल पे इंसिडेंट हो एक सरफेस पर ताकि दूसरे सरफेस पर जो रे ऑफ लाइट फॉल हो वो क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो, है कि नहीं। उसने बोला जस्ट TIR, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दूसरे सरफेस पर वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम क्रिटिकल एंगल के बराबर मान सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये हमारा है प्रिज्म, ठीक है। ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये बेंडिंग होगी इसकी, है ना, बेंडिंग होगी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। अब इस वाले सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम ऑलमोस्ट C बोल सकते हैं। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर C पे इंसिडेंट होता है तो अलोंग सरफेस होता है कि नहीं। लेकिन उसने कहा ना, उसने कहा कि जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए C से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो नियर अबाउट आप C बोल सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं इस सरफेस के लिए मतलब प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा पहले वो निकालता हूं, ठीक है। अपना टारगेट क्या है, ये I निकालना, तो उसके लिए पहले क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो, तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन C इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, 1.524, 1/1.524, ठीक है। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं डिवाइड, है ना। तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.524, दैट इज 0.656, 0.656, ठीक है। तो ये आपका साइन C हो गया। तो यहां से जो C की वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स 0.656 होगी, ठीक है, 0.656 होगी, ठीक है। तो मैं साइन इनवर्स भी निकाल लेता हूं इसका, ठीक है। साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 0.656, तो ये करीब करीब आ रहा है आपका 40.99, मतलब नियर अबाउट हम इसको मान लेते हैं 41 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो C की वैल्यू 41 डिग्री के आसपास आ रही है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर आप लोगों ने प्रिज्म में देखा होगा रिलेशन, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A। ठीक है, ये जो अंदर के एंगल होते हैं, ठीक है, मतलब यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों एंगल का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो ये आपका R है, ठीक है, मान लो। तो सिंस R प्लस C इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, तो यहां देखो R इक्वल टू A माइनस C, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 41 डिग्री, तो ये कितना आएगा आपका 19 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 19 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मिल गया 19 डिग्री, मुझे I निकालना है, तो यहां पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, तो इसे बोल देते हैं पॉइंट M, और अब मैं यहां पर बोलूंगा कि एट M यहां पर स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ मैं क्या बोल सकता हूं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो अब साइन I तो निकालना है अपन को, यहां पर साइन R मतलब साइन 19 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.524। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो यहां पर साइन I की वैल्यू कितनी होगी, साइन 19 इंटू 1.524। ठीक है, चलो तो साइन 19 और 1.524 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो यहां पर हो गया साइन 19 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका 0.3255, ठीक है, इंटू 1.524, ठीक है, तो ये आएगा 0.59 के आसपास। ठीक है, सॉरी 0.49 के आसपास, 0.496। ठीक है, चलो तो यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 0.496। तो अब मैं निकाल लेता हूं इसका इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.496, तो ये आ रहा है आपका 29.7 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका 29 के आसपास, I इक्वल 29.7 डिग्री के आसपास है कि नहीं, मतलब नियर अबाउट आप इसको 30 डिग्री मान सकते हैं। देखो 0.596 इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 है ना, और साइन इनवर्स 0.5 कितना होता है, 30 डिग्री नियर अबाउट, तो 30 डिग्री के आसपास आप यहां पर मान सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर रे ऑफ लाइट हिट करेगा तो अंदर वाले सरफेस पर जस्ट TIR हो जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 23 में, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू द आई। देखो मेरे पास एक कार्ड शीट है ना, कार्ड शीट में बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है,
तो उस कार्ड शीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं 9 सेंटीमीटर पे रख करके एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, है कि नहीं? अच्छा, उस मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर। ओके ओके, यहां पर एक मिस्टेक है, ये 9 सेंटीमीटर नहीं होगा फोकल लेंथ, है ना, क्योंकि अगर फोकल लेंथ 9 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी 9 पे रखा है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। तो यहां पर ये मिस्टेक है, ये 9 नहीं होगा, ये 10 कर लेंगे आप इसको। एनसीईआरटी में ये गलत प्रिंट है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो ओके। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वहां से आपने 9 सेंटीमीटर के दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, चलो, तो अब हमें उस कार्डशीट को ऑब्जर्व करना है, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। ठीक है, अब देखो क्या क्या सवाल पूछ रहा है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, है ना, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा पहले यह बताना है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जब हम उस स्क्वायर का वर्चुअल इमेज देखेंगे, है ना, वर्चुअल इमेज देखेंगे। अब तुम यहां खुद सोच लो कि वर्चुअल इमेज बोल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस से पहले होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 9 है तो फोकल लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली में 10 है ना। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि आपको जो स्क्वायर दिखेगा, मतलब जो स्क्वायर का वर्चुअल इमेज मिलेगा, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा। एक्चुअल एरिया कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन जब उस लेंस के थ्रू देखोगे तो आपको कितना एरिया विजिबल होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो ए पार्ट में 2 सवाल है, एक तो मैग्निफिकेशन बताओ और फिर आप उस स्क्वायर के इमेज का एरिया बताओ। ठीक है, तो पहले ये वाला काम कर लें, फिर आते हैं बी पार्ट पे। चलो देखो ध्यान से, इधर देखो, मैं पहले ए पार्ट की बात करता हूं। तो मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? सिंपल V अपॉन यू, है ना। तो यहां पर U मालूम है लेकिन V अपन को पता नहीं है, तो पहले V निकाल लें। ठीक है, अब आप देखो 1 अपॉन V, ठीक है, माइनस 1 अपॉन U, और U कितना है? 9 सेंटीमीटर, लेकिन हम लेंगे -9, इक्वल टू 1 अपॉन F कितना? 10। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये प्लस लेकिन उधर गया तो माइनस, और ये हो जाएगा 90, और ये 9 माइनस 10। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 अपॉन 90। तो यहां से V इक्वल टू कितना आएगा? -90। ठीक है, तो यहां पर V की वैल्यू कितनी आ गई? -90। ठीक है, तो अब बताओ मैग्निफिकेशन कितना आएगा? तो मैग्निफिकेशन होता है सिंपल V अपॉन U, और V कितना आपका आया है? -90, और U कितना है आपका? -9। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका कितना? 10। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया यहां पर? 10। क्लियर? तो यहां पर ए पार्ट का पहला जवाब कंप्लीट हुआ। फिर अपन को बतानी है जो वर्चुअल इमेज बनी है उस स्क्वायर का, उसका एरिया कितना होगा, मतलब एक्चुअली में इमेज का एरिया बताना है। ठीक है, तो सुनना, यहां पर अगर मैं ऐसा कहूं, जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, मतलब m स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, मैग्निफिकेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल डेफिनेशन, कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एरियल मैग्निफिकेशन है तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एरियल मैग्निफिकेशन की बात करें तो साइज हम लोग एरिया लेंगे, साइज में क्या लेंगे हम लोग? एरिया। तो अगर एरियल मैग्निफिकेशन है तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो, इक्वल टू m स्क्वायर। अब m कितना है? 10,
10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया 100, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, मतलब एक्चुअल एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर देखो, एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू 100 इंटू 1, तो ये आपका 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज आप देखोगे, मतलब जिस स्क्वायर का इमेज आप देख रहे हो, उसका जो एक्चुअल एरिया था वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर था, लेकिन अगर आप लेंस के थ्रू देखोगे ना तो वो अच्छा खासा मैग्नीफाइड दिखेगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब 100 टाइम्स हो जाएगा उसका एरिया। क्लियर? चलो, तो ये हो गया इसका ए पार्ट का जवाब, कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर बी पार्ट। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस, है ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब वही, अगर आपको याद हो सिंपल माइक्रोस्कोप में, है ना, बीटा बाय अल्फा से काम करते थे, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल आपका एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, बीटा बाय अल्फा। लेकिन उसको अगर आप फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा बी में, वो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है आपका d अपॉन u, और ये d क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका d 25 सेंटीमीटर होता है, और u हमारा कितना है, 9 है। तो ये कितना आएगा आपका, 9 2 सा 18, और 18 मतलब 2570, तो 270 का मतलब 2.7, ठीक है। तो 2.7 के आसपास आएगा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना, d अपॉन u, जिसमें d क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। क्लियर? नाउ अब देखो सी पार्ट क्या बोल रहा है, इज द मैग्निफिकेशन इन ए इज इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन बी, एक्सप्लेन। तो मेरी बात को सुनो, ये जो आपका ए में निकाला है मैग्निफिकेशन, ये आपका 10 आया है, और यहां पर जो मैग्निफिकेशन निकाला है वो 2.7 आया है। मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन और ये जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू कभी सेम हो सकती है? तो मेरी बात को सुनो, यहां पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो v अपॉन यू से मिलता है, और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो d अपॉन यू से मिलता है। मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन और आपका लीनियर मैग्निफिकेशन डिफरेंट होगा, हाँ है ना। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, अगर आपका मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बन जाए। मतलब यहां पर कैलकुलेशन से अगर v की वैल्यू 25 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए तो फिर यहां पर v की वैल्यू 25 हो जाएगी ना, ठीक है। और 25 अपॉन 9 सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लीनियर द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एक्सेप्ट इन वन केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, उसी समय आपका एंगुलर और लीनियर वाला सेम होगा आपका, है कि नहीं? नहीं तो सारे केसेस में दोनों के डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? तो ये जो बातें हैं मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो हम कहेंगे यहां पर सी पार्ट में, द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन is different from
एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन except one case, that is when image is formed at least distance of distinct vision. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? तो अगर आपका लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज, तो फिर तो आपका v जो है वो d हो जाएगा, तो v बाई यू और d बाई यू सेम हो जाएगा। ठीक है? नहीं तो इनके अलावा बाकी केसेस में सब में डिफरेंट वैल्यू होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ध्यान से, 24 में क्या कह रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.23। मतलब जो अभी अपन ने क्वेश्चन का जिक्र किया है ना, उसी वही फिगर है। ठीक है, मतलब वही कार्ड शीट है, उसमें स्क्वायर बने हुए हैं, है ना। ठीक है, तो बोलता है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर मतलब फ्रॉम द कार्ड शीट। ठीक है, इन एक्सरसाइज 9.23 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विथ मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। मतलब कितने दूरी पे हम कार्ड शीट से लेंस को रखें ताकि लेंस के थ्रू हम उस कार्ड शीट को ऑब्जर्व करें विथ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। हाँ है ना? तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होता है? जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, मतलब अगर आप किसी कार्ड शीट को देख रहे हो, है ना, और आप चाहते हो कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो, तो इमेज कहां बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब v की वैल्यू 25 पे बननी चाहिए, है ना। तो v की वैल्यू 25 पे बनने के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। भाई लेंस की दूरी कार्ड शीट से, ठीक है, वो इक्विवेलेंट हुआ ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। भाई लेंस की दूरी कार्ड शीट से बोलो या कार्ड शीट की दूरी लेंस से बोलो, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसा बोलूंगा मैं ए पार्ट में फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, हम यहां पर बोलेंगे V शुड बी एट 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? या ऐसा पहले बोल देता हूं फिर मैं आता हूं। इमेज should form at least distance of distinct vision। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बोलेंगे therefore v हम लेंगे -25। अच्छा, माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वर्चुअल इमेज बनवा अपन चाहते हैं कि बने, है ना, वर्चुअल इमेज। तो v की वैल्यू कितना? -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ मालूम ही अपन को 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। चलो u निकालते हैं, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/-25 - 1/u इज इक्वल टू 1/10, है ना। तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 1/-25
-1/10 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो 25 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 50, है ना। तो चलो यहां पर देख लो आप लोग, तो यहां पर आएगा एलसीएम कितना? 50, तो ये -2 और ये -5 इज इक्वल टू 1/u। तो यहां पर u की वैल्यू आएगी -50/7। ठीक है, तो इतने दूरी पर रखना होगा उस लेंस को कार्डशीट से, ताकि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिले। ठीक है, तो नेगेटिव साइन तो बस कन्वेंशन को शो कर रहा है, बाकी जो डिस्टेंस है वो 50/7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर वी, ये ऐसा बोले, लेंस शुड प्लेस्ड at 50/7 centimeter from card sheet। ठीक है, चलो ये कहानी क्लियर हुई आपको, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। नाउ अब जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। ठीक है, अपन को निकालनी है यहां पर इस केस में मैग्निफिकेशन। सिंपल कहानी है, तो आओ, अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? V/u होता है ना। और V कितना है आपका? -25। U कितना है आपका? -50/7। तो यहां पर सॉल्व करेंगे आप, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, तो आप बताओ ये हो जाएगा कितना? माइनस तो कैंसिल हो गया है, 7/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3.5। क्लियर है? ठीक है, तो 3.5 होगा इसका मैग्निफिकेशन। क्लियर? नाउ अब देखते हैं यहां पर सी केस, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? यस। देखो इस केस में जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों सेम होता है कि नहीं? क्योंकि आपका V/u करो या D/u करो तो आपका V और D बराबर है, मतलब V की वैल्यू D के बराबर है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर जो C है ना, C पार्ट का जवाब मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यस, इन दिस केस लीनियर मैग्निफिकेशन is same as angular magnification because image is at least distance, है ना, तो is at least distance। ठीक, क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल, है ना, क्वेश्चन नंबर 24। तो अब आप लोग ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो ध्यान से 25 में क्या बोलता है। देखो, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 millimeter square। मतलब सवाल ये बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि उस स्क्वायर का जो इमेज है, ठीक है, जो स्क्वायर का इमेज है उसका एरिया, मतलब इमेज का एरिया अगर हम 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर चाहते हैं
तो बताओ कितने दूरी पर हमें लेंस को रखना होगा उस कार्ड शीट से। ठीक है, मतलब इतने एरिया का अगर हम इमेज चाहते हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास को कितने दूरी पे रखें उस कार्ड शीट से। ठीक है, तो मतलब मुझे यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से। यहां पर पहले मैं निकालता हूं, ये देखो, ये आपका इमेज का एरिया है। ठीक है, तो इमेज के एरिया से मैं निकालूंगा पहले लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, कैसे, तुम यहां पर देखते जाओ, बस इधर देखो। आप ये बताओ एरिया ऑफ इमेज कितना है, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल स्क्वायर का साइज है, अगर आपको याद हो तो वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर था ना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था वो जिक्र, वही पूरा कनेक्ट हो रहा है इन 3 क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया था 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ आपका एरियल मैग्निफिकेशन कितना होगा। एरियल मैग्निफिकेशन ये कितना होगा, तो ये होगा आपका एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। और एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म्स में m स्क्वायर होता है ना। ठीक है, ओके, ये कितना है 6.25 और ये आपका 1 है ना। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताओ m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.25 ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 625 अपॉन 100 ना। ठीक है, तो आप बताओ 625 का रूट 25 और 100 का 10, तो हो गया m की वैल्यू कितनी, 2.5 ना। ठीक, आप बताओ m को लिख सकते हैं क्या, v अपॉन u इज इक्वल टू 2.5, तो आप बताओ v की वैल्यू u के टर्म्स में मिल गई ना, 2.5 u, है ना। ठीक है, तो अब मुझे u निकालना है, तो मैं लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, सिंस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f कितना, f 10 है ना, वही लेंस चल रहा है अभी तक 3 क्वेश्चन से। 1 अपॉन v कितना, 2.5 u माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर 1 अपॉन 10 एलसीएम कितना आएगा इसका, तो सिंपल कहानी है, यहां पर आपका ये हो जाएगा कितना, 2.5 u, तो ये 1 माइनस 2.5, क्लियर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर, है ना, एक काम करें, इसको तो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ज्यादा आसान लगेगा अपन को। ठीक है, ये देखो, इसको लिख ले 10/25, तो 10/25 मतलब 2/5 है कि नहीं, 2/5 u, ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर 1/10 इज इक्वल टू, ये कितना एलसीएम आएगा, 5u। ठीक है, ये आपका 2 माइनस 5, ओके, ये कैंसल आउट 2, u इंटू 1 u, 2 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, मतलब लेंस को कितने दूरी पे रखोगे, 6 सेंटीमीटर के दूरी पे रखोगे, है कि नहीं, तब जाकर के जो स्क्वायर है उसकी इमेज 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, है कि नहीं। ठीक है, इतने दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब लेंस को रखेंगे, एक ही बात है। ठीक है, नाउ अब इसमें आगे कुछ और ही बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विथ योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। ठीक है, मतलब क्या हम उस इमेज को, मतलब इतने साइज के इमेज को क्या हम देख पाएंगे, क्या हम देख पाएंगे, ठीक है, अपनी आंखों से। तो सुनो, उसके लिए मैं पहले निकाल लेता हूं v की वैल्यू। ठीक है, अभी देखना u हमारा इतना है, तो अब बताओ देयरफॉर v की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल 2.5 इंटू यू, मतलब 2.5 इंटू -6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो 25 इंटू 6 होता है आपका 150, मतलब 15 सेंटीमीटर।
मतलब 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है। और तुम बताओ 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है, लेकिन हमें मालूम है कि नॉर्मल आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी को देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहां पर 25 से कम दूरी पे इमेज बनी है कि नहीं? इसका मतलब हम इस इमेज को नहीं देख पाएंगे डिस्टिंक्टली, है कि नहीं? तो हम यहां पर बोलेंगे, इसके बाद कहानी यहां पर मैं लिखता हूं, इधर देखो कि देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, या ऐसा बोलो, इमेज इज लेस देन लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस इज लेस देन लीस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर, ठीक है, वी आर अनेबल टू सी, अनेबल टू सी, है कि नहीं? जो लीस्ट डिस्टेंस है उससे भी कम डिस्टेंस पे इमेज बनी है तो हम उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली, हाँ है ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 25, है ना? तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 क्या बोलता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, इसमें अपने बहुत सारे पार्ट्स हैं और पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहां पर, ठीक है, देखते हैं यहां पर। देखो पहला जो इसका क्वेश्चन है 26 का, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन? मतलब वही कह रहा है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास अपन यूज करते हैं, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज दोनों बराबर होते हैं। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि यार जब दोनों सेम एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, अगर मैं यहां पर एक लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस से पहले, तो मालूम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग 25 सेंटीमीटर से बहुत पहले रखते हैं, ठीक है, तो बहुत पहले रखते हैं हम लोग, यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, मान लो, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर रे डायग्राम बनाऊं मैं, तो यहां पर देखो ये आपका फोकस से पास होगा, यहां के फोकस से, और ये आपका ऐसा जाएगा। अब अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यह अपना ए डैश बी डैश है। अब आप देखो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, देखो आई यहीं पर होता है, तो आई पर एंगल बनने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाना, ठीक है, क्योंकि हम बहुत क्लोज रखते हैं इसको, ऐसा है ना? ठीक है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वही एंगल इमेज बना रहा है, दोनों का एंगल सबटेंडेड क्या है, सेम है ना? तो यहां पर एंगल सबटेंडेड नो डाउट बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत करीब होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत करीब होने से उसका एंगल, ठीक है, और जो इमेज दूर है और बड़ा है उसका एंगल सेम हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि नो डाउट एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय वर्चुअल इमेज एट द आई सेम रहता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि यहां पर इमेज मैग्नीफाइड क्यों बना?
जब दोनों का एंगल सेम है तो इमेज हम मैग्नीफाइड क्यों बोल रहे हैं, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम बहुत करीब रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम बहुत करीब रख रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब होगा तो उसका एंगल ज्यादा होगा, और इमेज जो है वो दूर है लेकिन बड़ी इमेज है, ठीक है, तो उसका एंगल भी उसी के बराबर बोल सकते हैं। हाँ है ना। देखो क्या होता है, अगर कोई चीज पास हो, ठीक है, तो एंगल ज्यादा होता है कि नहीं, या फिर अगर दूर हो तो बड़ी हो तो भी एंगल ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहां पर इमेज मैग्नीफाइड है, ठीक है, आपका इमेज मैग्नीफाइड है लेकिन एंगल सेम क्यों है, क्योंकि इमेज दूर बनी है और ऑब्जेक्ट पास में है। यह कहानी है। तो यही बातें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। देखो, इट इज ट्रू दैट एंगुलर साइज ऑफ इमेज is equal to angular size of object, no doubt. By using magnifying glass, we keep the object far more closer to the eye than 25 centimeter. मतलब 25 सेंटीमीटर से बहुत पहले रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इट्स नॉर्मल पोजीशन विदाउट यूज ऑफ ग्लास, द क्लोजर ऑब्जेक्ट हैज लार्जर एंगुलर साइज than the same object at 25 centimeter. It is in this sense that angular magnification is achieved. है कि नहीं, मतलब आपको यह पता होगा कि एंगल जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर पास में होगा, मतलब कोई भी चीज अगर पास में है तो उसका एंगल ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो ज्यादा होगा, और वही जो इमेज है वो नो डाउट दूर है लेकिन बड़ा है, तो उसका भी एंगल सेम हो गया आपका उसी के, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट का एंगल इमेज के एंगल के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट करीब है कि नहीं। ऐसे आपका वहां पर मैग्नीफाइड इमेज बना है। तो ये कहानी है, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट का आंसर, है ना। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं बी पार्ट का सवाल क्या है। चलो भाई, अब देखो यहां पर जो इसका बी पार्ट है ना, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वन यूजुअली पोजिशंस वन आई वेरी क्लोज टू द लेंस। डज एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ द आई इज मूव बैक? ठीक है, आप ये बताओ, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखते हैं ना, एकदम बिल्कुल चिपका के देखते हैं, है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा एकदम करीब में लाके देखते हैं। तो अगर हम अपने आई को दूर से देखें, मतलब जो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे थोड़ा अपनी आंखों को दूर कर दें, तो क्या मैग्निफिकेशन में कोई चेंज आएगा? यस, आएगा। क्या होता है कि देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था मैंने, कि ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वही हम एंगल मानते हैं आई पर बन रहा है। तो अगर हम आई को दूर ले जाएंगे तो आपका दूर हो गया आई, तो एंगल सबटेंडेड डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एंगल सबटेंडेड डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर मैग्निफिकेशन में असर आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम आई को दूर ले जाते हैं तो वहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन में चेंजेस आती हैं, क्योंकि एंगल डिक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर वही बातें लिखी हैं। यस, द एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंजेस if the eye is moved back. This is because angle subtended at the eye would be slightly less than the angle subtended at the lens. ठीक है, क्या बोला? This is because angle subtended at the eye would be slightly less than, है ना। तो जब दूर करोगे तो आंखों पे जो एंगल बनेगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, than angle subtended at the lens. The effect is negligible when image is at much larger distance. लेकिन हां, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब इमेज अगर बहुत दूर बन रही है, इमेज अगर बहुत दूर बन रही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एकदम चिपका के कर रहे हो कि थोड़ा दूर से देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
है कि नहीं? क्योंकि इमेज अगर बहुत दूर है तो उसके उस इमेज डिस्टेंस के मुकाबले आपके लेंस और आई के बीच में जो गैप है, ठीक है, पीछे हटने से जो गैप क्रिएट हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? मैंने यह कहा कि अगर इमेज बहुत दूर है तो आपका जो इमेज का डिस्टेंस है उसके मुकाबले जो आपका डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है अपनी आंखों को पीछे मूव करके, वो डिस्टेंस इग्नोरेबल है, तो वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? ठीक है, तो यह है आपका सिंपल बी पार्ट, है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, अब देखें यहां पर नेक्स्ट सी। देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। हाँ, होता है ऐसा, ऑफ द लेंस। व्हाट देन स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अचीविंग ग्रेटर एंड ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। देखो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। आप बताओ, जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप है ना ये, ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 + d/f ना। तो आप बताओ, देख के, अगर फोकल लेंथ कम लेंगे तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बहुत छोटा फोकल लेंथ, जितना पॉसिबल हो छोटा फोकल लेंथ का लेंस ले लें ताकि और अच्छा मैग्नीफाइंग पावर मिले? ठीक है, मतलब ऐसी क्या चीज रोकती है हमें कि हम वो स्मॉलर फोकल लेंथ का लेंस नहीं ले सकते, है ना? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या होता है कि आप स्मॉलर फोकल लेंथ लो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितना स्मॉल फोकल लेंथ का आप लेंस बनाना चाहोगे ना, ठीक है, वो उतना थिक बनेगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्मॉल फोकल लेंथ है, ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ है, तो उसको आपको थिक लेंस बनाना पड़ेगा। थिक ऐसा, ये अगर ऐसा होगा, थिन होगा ना, तो फोकल लेंथ कम होगा। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर आपको फोकल लेंथ कम करना है तो लेंस को थिक बनाना होगा, थिक। और अगर लेंस को थिक बनाना होगा, है ना, तो वहां पर जो क्रोमैटिक एबरेशन है वो ज्यादा होगा। अब ये क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, अगर आपका थिक लेंस बना फोकल लेंथ को कम करने के चक्कर में, ठीक है, तो वहां पर जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है, वो डिस्पर्स हो सकती है कि नहीं? तो डिस्पर्स हो सकती हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो इमेज आप देखोगे, है ना, वो थोड़ी सी ब्लर दिखेगी आपको। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, फोकल लेंथ कम चाहिए ताकि उसका मैग्नीफाइंग पावर अच्छा हो, लेकिन हम इमेज की क्वालिटी भी खराब नहीं करना चाहते ना, है ना? तो देयर शुड बी अ लिमिटेशन जहां तक हम फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं। और एक और बात भी है कि उस कम फोकल लेंथ का लेंस को ग्राइंड कर पाना वो भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये भी एक रीजन है कि नहीं? ठीक है, तो यही बातें लिखी हैं। थियोरेटिकली इट इज ट्रू, हाँ, मतलब मैथमेटिकली अगर हम देखें, यहां पर थियोरेटिकली देखें तो फोकल लेंथ अगर आपका कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, हाउएवर व्हेन वी डिक्रीजेस फोकल लेंथ, एब्रेशन बोथ स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। मतलब क्रोमैटिक एब्रेशन ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलेगा अगर हम स्मॉलर फोकल लेंथ का यूज करेंगे लेंस। तो फर्दर इट इज डिफिकल्ट टू ग्राइंड लेंसेज ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, है ना? मतलब एक और बात है कि मतलब स्मॉल फोकल लेंथ का जो लेंस है उसको ग्राइंड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। ये कहानी है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सी पार्ट का आंसर, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो, अब देखें यहां पर ध्यान से, जो आपका डी पार्ट है, देखो, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्टर फोकल लेंथ। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ना, ठीक है, उसमें जो आईपीस है, ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है,
उनका फोकल लेंथ हम लोग जनरली कम रखते हैं, है कि नहीं, बट नॉट बहुत कम, लेकिन कम रखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो आप देखो यहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है, वैसे यहां लिखा हुआ है लेकिन यहां देख लो, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है आपका -V0 अपॉन U0 इंटू 1+D/FE। और अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नियर टू फोकल लेंथ के बराबर लेते हैं हम लोग। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग नियर टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लेस करते हैं। तो U0 को हम F0 मानते हैं, और जो इमेज हम कहते हैं, जो इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, वो नियर टू आईपीस होता है। तो आपका V0 जो है ना उसको लेंथ ऑफ ट्यूब लेते हैं, है कि नहीं, लेंथ ऑफ ट्यूब लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बाय एजम्पशन इसको L अपॉन F0 लेते हैं। तो 1+D/FE ये होता है आपका एजम्पशन के अकॉर्डिंग। अब आप खुद देख लो कि यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकल लेंथ अगर कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग दोनों लेंस का फोकल लेंथ कम लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो वही बातें यहां लिखी हुई हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज दिस, ये जो पर्टिकुलर है ये आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है और ये ऑब्जेक्टिव का होता है, ठीक है। द इंक्रीज एज Fe डिक्रीजेस, है ना, मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर Fe को हम डिक्रीज करेंगे। दिख रहा है ना भैया, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये होल वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ेगा अगर हम आईपीस का फोकल लेंथ कम करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ऐसे। फर्दर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज V/U, है ना, मैंने V0/U0 ले लिया मैंने, ठीक है, दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव का है ये, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट लाई क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एज U इज ऑलमोस्ट इक्वल टू F0, इसको हमने F0 लिया। टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन V/F0, F0 शुड बी स्मॉलर। तो ये जो पर्टिकुलर होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है और ये आईपीस का होता है। तो यहां साफ दिख रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन ज्यादा, आईपीस का फोकल लेंथ कम करेंगे तो आईपीस का मैग्निफिकेशन ज्यादा, मतलब ओवरऑल मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये है आपका सिंपल डी पार्ट, है ना। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं ई पार्ट के लिए, ठीक है। चलें, अब देखें आप लोग ई पार्ट। देखो, व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आई शुड बी पोजिशन्ड नॉट ऑन द आईपीस but a short distance away from it for best viewing. Why? How much should be that short distance between the eye and eyepiece? ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना इसको, ठीक है, कोई चीज को, तो ये आईपीस है, तो एकदम चिपकाते नहीं है, हल्का सा डिस्टेंस रखते हैं, है कि नहीं। वो ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्ट से रेज ऑब्जेक्टिव में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, वो पूरी लाइट अपना जो आई का जो प्यूपिल है वो कलेक्ट कर पाए, है ना। अगर हम बिल्कुल चिपका के रखेंगे ना तो पूरा का पूरा जो आपका रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है ना, वो अपना जो प्यूपिल है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन रखते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, all the rays from object refracted by objective lens go through the eye ring, है ना, eye ring, ठीक है। Therefore ideal position for our eyes for viewing is the eye ring only, ठीक है। When eye is too close to the eyepiece, field of view reduces, मतलब बहुत क्लोज करेंगे ना तो फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जो आपका जितने एरिया तक आप देख सकते हो वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है।
एंड आई डज नॉट कलेक्ट, आई डू नॉट कलेक्ट मच ऑफ द लाइट, और ज्यादा लाइट कलेक्ट नहीं कर पाएगा अपना आई, ठीक। द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द आई रिंग वुड डिपेंड अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस एंड ऑल्सो ऑन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ये ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन दे दिया उसने, और लेकिन मैं बस ये कहूंगा आपसे कि हम लोग दूर इसलिए रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर, नॉट बहुत दूर, ठीक है, थोड़ा सा दूर इसलिए रखते हैं ताकि जितनी रेज वहां से आ रही हैं वो पूरा रेज अपना जो प्यूपिल है आई का वो कलेक्ट कर पाए, है कि नहीं, ये कहानी है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल ई पार्ट। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें, तो यहां पर अपना ये जो आपका क्वेश्चन 26 है ये ओवर होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, वहां पर हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 6, उसमें हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपने 1-2 टॉपिक पढ़ा तो फिर उसके बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।